आपने कई बार सुना होगा कि बजट को पेश करने से पहले उनको इतना सिक्योर रखा जाता है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इतना सिक्योर रखा जाता है कि वहां काम करने वाले तक उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। एक तरह से वो लोग नज़रबंद होते हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसा वाकया भी जुड़ा हुआ है जब बजट पेश होने से पहले ही उसे लीक कर दिया गया था, और उसी की वजह से ये जो होता है आज कि लोग एक कमरे में बंद रहते हैं जब तक बजट पेश नहीं हो जाता, ये वाकया उसका कारण है। तो क्यों हुआ ये सब, मैं आज आपको वही बताऊंगा। वो साल था 1950 का। भारत एक नया नया गणराज्य बना था। संसद भवन में जबरदस्त गहमा गहमी थी और उस वक्त देश के वित्त मंत्री थे जॉन मैथाई, जो आजाद भारत का पहला बजट पेश करने वाले थे। सब कुछ बिल्कुल तय था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उस सुबह इतिहास सिर्फ संसद के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी लिखा जा रहा था। उस दिन जो कुछ हुआ उसने ना सिर्फ उनकी कुर्सी छीन ली बल्कि भारत में बजट बनाने का तरीका भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो क्या हुआ था उस दिन, चलिए जानते हैं आज के इस स्पेशल शो में। तो इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा सा पीछे, मतलब साल 1950 के भारत में। आज़ादी मिले महज 3 साल हुए थे और 26 जनवरी को ही देश ने अपना संविधान लागू किया था। उस दौर में वित्त मंत्रालय की कमान संभाल रहे थे डॉक्टर जॉन मैथाई। मैथाई कोई मामूली नेता नहीं थे, वो एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, एडुकेटर थे और कानून के जानकार थे। भारत के पहले रेल मंत्री का पद संभालने के बाद उन्हें देश के दूसरे वित्त मंत्री के तौर पर चुना गया था। उनकी पहचान एक बेहद काबिल और ईमानदार प्रशासक के तौर पर थी। 1949 में जब उन्होंने आर.के. षणमुखम चेट्टी की जगह ली तो देश को उनसे बड़ी उम्मीदें थी। 1950 का बजट कई मायनों में खास भी था। ये भारत के एक गणराज्य बनने के बाद पहला बजट था, लेकिन इसकी एक और खासियत थी जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये एक सरप्लस बजट था, यानी सरकार की आमदनी उसके खर्चे से ज्यादा थी। एक नए देश के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। डॉक्टर मैथाई और उनकी टीम महीनों से इस बजट को तैयार करने में जुटी हुई थी। एक एक आंकड़ा, एक एक योजना, सब कुछ टॉप सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता बल्कि देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला सबसे संवेदनशील दस्तावेज होता है। इसकी जानकारी वक्त से पहले बाहर आने का मतलब था कि बाजारों में तूफान मचा देना और कुछ खास लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाना। उस जमाने में बजट के कागजात आज की तरह नॉर्थ ब्लॉक के किसी तहखाने में नहीं बल्कि राष्ट्रपति भवन की अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छपा करते थे। सुरक्षा के इंतजाम तो खूब थे, पर शायद किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह राष्ट्रपति भवन एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बनने वाली है। बजट पेश होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे थे। वित्त मंत्री जॉन मैथाई अपनी स्पीच को आखिरी बार देख रहे थे, तभी दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक खबर आग की तरह फैल गई। खबर थी कि बजट के कुछ हिस्से लीक हो गए हैं। जी हाँ, देश का सबसे खुफिया वित्तीय दस्तावेज संसद में रखे जाने से पहले ही कुछ लोगों के हाथों तक पहुंच गया था। शुरू में तो किसी को यकीन नहीं हुआ, भला ये कैसे मुमकिन है भाई, राष्ट्रपति भवन की प्रेस से बजट के कागजात बाहर कैसे आ सकते हैं, बड़ा सवाल था ये। लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि ये कोई अफवाह नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट के कुछ अहम हिस्से, जिनमें टैक्स से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हो सकते थे, प्रिंटिंग प्रेस से बाहर आ चुके थे। ये जानकारी कुछ ताकतवर उद्योगपतियों और बाजार के बड़े खिलाड़ियों तक पहुंच चुकी थी। अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे। उस वक्त की रिपोर्ट्स और बाद के विश्लेषण बताते हैं कि सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई थी। राष्ट्रपति भवन की प्रेस में छपाई के दौरान बजट के कुछ पन्ने चुपके से बाहर निकाल लिए गए थे। ये आज़ाद भारत के शुरुआती दिन थे और शायद सिस्टम उतना मजबूत नहीं था जितना आज है। उस वक्त एक चूक ने भारत के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही खबर संसद पहुंची, हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष ने सरकार को चारों तरफ से घेर लिया। यह सरकार की इज्जत पर सीधा हमला था। एक ऐसा दस्तावेज जिसे 7 तालों में बंद होना चाहिए था, वो सरेआम हो चुका था। सारी उंगलियां वित्त मंत्री जॉन मैथाई की तरफ उठने लगी। उन पर यह इल्जाम लगने लगा कि उन्होंने शायद जानबूझकर कुछ अमीर और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जानकारी लीक की है। यह आरोप उनकी
बेदाग छवि और पूरे करियर पर एक काले धब्बे जैसा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए ये एक बेहद शर्मिंदगी वाली स्थिति थी। उनकी सरकार जो एक नए भारत के निर्माण का वादा कर रही थी, उस पर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगना एक बड़ा झटके जैसा था। संसद के अंदर और बाहर सरकार से जवाब मांगे जा रहे थे। जॉन मैथाई जो कुछ घंटे पहले तक एक ऐतिहासिक बजट पेश करने की तैयारी कर रहे थे, अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रहे थे। कांड तो हो चुका था और अब हिसाब देने की बारी थी। बजट लीक कांड अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। संसद से लेकर सड़क तक हर तरफ सरकार की किरकिरी हो रही थी। जॉन मैथाई, जिनकी जिम्मेदारी की कस्में खाई जाती थी, आज शक के घेरे में आ गए थे। उन्होंने बजट तो पेश किया, लेकिन इस कांड का साया उन पर से हटा नहीं। प्रधानमंत्री नेहरू जानते थे कि सरकार की साख दांव पर लग चुकी है। जॉन मैथाई ने अपनी तरफ से पूरी सफाई दी। उन्होंने लीक में अपनी किसी भी भूमिका से साफ इनकार कर दिया, लेकिन राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा था। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ था। तो मैथाई के लिए ये एक नैतिक दुविधा का क्षण भी था। वो जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वित्त मंत्री होने के नाते इस चूक की नैतिक जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी। लेकिन इस कहानी में एक और पेच है। कई इतिहासकार मानते हैं कि बजट लीक इस्तीफे का इकलौता कारण नहीं था। दरअसल जॉन मैथाई की सरकार के अंदर खासकर योजना आयोग को लेकर गहरे मतभेद थे। 1950 में ही योजना आयोग का गठन हुआ था और मैथाई को लगता था कि इसे जरूरत से ज्यादा ताकत दी जा रही है, जो वित्त मंत्रालय के काम में दखलंदाजी जैसा है। वो इसे एक समानांतर कैबिनेट की तरह देखते थे और इसके सख्त आलोचक थे। तो एक तरफ लीक का दबाव था और दूसरी तरफ नीतियों पर गहरा मतभेद। इस दोहरे दबाव के बीच जॉन मैथाई ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बजट सत्र के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह आजाद भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। देश के वित्त मंत्री को एक लीक की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। भले ही इस्तीफे के पीछे योजना आयोग से जुड़ा विवाद एक बड़ी वजह हो, लेकिन जनता और मीडिया की नजर में यह बजट लीक कांड ही था जिसने मैथाई की विदाई तय की। जॉन मैथाई चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गए जिसका जवाब ढूंढना भारत सरकार के लिए जरूरी हो गया था। भविष्य में ऐसा कांड दोबारा ना हो, ये कैसे पक्का किया जाएगा? इसी सवाल के जवाब ने उस प्रक्रिया को जन्म दिया जिसे आज हम लॉक इन नाम से जानते हैं। मैथाई के इस्तीफे ने सरकार को हिलाकर रख दिया। ये साफ हो गया था कि बजट की गोपनीयता से कोई समझौता अब नहीं किया जा सकता। इसलिए तुरंत दो एक्शन लिए गए। पहला और सबसे फौरी तौर पर जो बदलाव किया गया वो था प्रिंटिंग की जगह बदल देना। ये फैसला लिया गया कि अब बजट के दस्तावेज राष्ट्रपति भवन में नहीं छपेंगे। छपाई के काम को तुरंत वहां से हटाकर दिल्ली की मिंटो रोड पर स्थित एक सरकारी प्रेस में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक काम चलाऊ हल था। असली और स्थायी समाधान 1980 में आया, जब बजट की छपाई के लिए वित्त मंत्रालय के हेडक्वार्टर यानी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही एक स्थायी प्रिंटिंग प्रेस बना दी गई। तब से लेकर आज तक बजट वहीं छपता आ रहा है। लेकिन दूसरा बदलाव, जो बड़ा बदलाव था, वो ही एक्चुअली सबसे दिलचस्प भी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने बजट बनाने वाले अधिकारियों की जिंदगी बदल दी। इस कांड के बाद लॉक इन पीरियड की परंपरा शुरू हुई। ये एक ऐसा सख्त प्रोटोकॉल है जिसका पालन आज तक किया जा रहा है। तो ये लॉक इन पीरियड क्या है, आखिर आप भी समझना चाह रहे होंगे। चलिए बता देता हूं आपको। बजट की छपाई शुरू होने से कुछ दिन पहले वित्त मंत्रालय में एक खास रस्म होती है। आपने सुना होगा ये रस्म के बारे में, हलवा सेरेमनी कहते हैं इसे। वित्त मंत्री खुद एक बड़ी कढ़ाई में हलवा बनाती हैं और अपने स्टाफ में बांटती हैं। ये सभी शुभ काम की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन इस मीठे हलवे के बाद शुरू होता है असली कड़वा दौर। हलवा सेरेमनी के फौरन बाद बजट बनाने और उसकी छपाई के प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े लगभग 100 अधिकारी और कर्मचारी लॉक इन में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बने प्रेस और दफ्तरों में ही रहना होता है। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं। उनके पास कोई फ़ोन नहीं होता, कोई इंटरनेट नहीं होता। वो अपने परिवार तक से बात नहीं कर सकते। ये अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक के उस हिस्से से बाहर तभी आते हैं जब वित्त मंत्री संसद में अपना बजट भाषण पूरा कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि 1950 जैसी घटना दोबारा कभी ना हो, ताकि बजट का एक भी आंकड़ा, एक भी शब्द वक्त से पहले बाहर ना आ जाए। जॉन मैथाई के इस्तीफे की कीमत पर भारत ने बजट की गोपनीयता का वो मजबूत किला बनाया जिसे आज तक कोई भेद नहीं पाया है।
एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि जॉन मिथई का क्या हुआ इस इस्तीफे के बाद। देखिए, जॉन मिथई का करियर उस इस्तीफे के बाद खत्म नहीं हुआ। वो एक पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे। वो बाद में टाटा सन्स के निर्देशक बने, भारतीय स्टेट बैंक के पहले अध्यक्ष बने और मुंबई एवं केरल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। 1959 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और बस ये थी कहानी। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।